हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद खास है जो दिल्ली के DSSB बोर्ड के द्वारा निकाली गई भर्तियों में आवेदन करते हैं और दिल्ली के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं। आइए साथियों, हम बात करते हैं DSSB के द्वारा अप्लाई की जाने वाली रिजर्वेशन पॉलिसी का, किस आधार पर ये DSSB इस रोस्टर प्लान को अप्लाई करता है और रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंदर जो डिवाइडेशन ऑफ सीट्स है उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है और विभिन्न प्रकार की रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंदर किस किस डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है और वह डॉक्यूमेंट्स किस अथॉरिटी के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इस सभी बातों को हम चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ये टॉपिक जो हम लेकर आए हैं ये बेहद ही खास इसलिए है क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बहुत से अभ्यर्थी इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, यदि वह एक कैटेगरी का बेनिफिट ले लेते हैं तो क्या दूसरी कैटेगरी में भी वे अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा गलत कैटेगरी में फॉर्म फिल कर दिया जाता है और जब सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ज्वाइनिंग की बात आती है, तो जब पता चलता है कि ये कितनी बड़ी गलती उनके द्वारा कर दी गई है, अब इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है कि उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसी गलती आपके साथ ना हो, इसीलिए इस रोस्टर प्लान को अच्छे से समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी का होना आवश्यक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जब भी DSSB की नई भर्तियां निकाली जाती हैं तो उनके अंदर 10% का कोटा रखा गया है EWS कैंडिडेट के लिए, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। EWS कैटेगरी में वे अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं जो आर्थिक रूप से तंगी से गुजर रहे हैं और उनका एक लेवल जो है लाइफ ऑफ लिविंग का स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी नीचे है, दर्जे पर है, और उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है। फैमिली इनकम एक साल की प्रीवियस ईयर की, यानी कि यदि आप 2021 में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2020 देखा जाएगा और 2020 के अंदर आपकी पूरे परिवार की इनकम देखी जाएगी कि 8 लाख से कम है तो आपको EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपको 8 लाख से ऊपर होने पर EWS कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। फैमिली इनकम की बात कर लेते हैं। फैमिली इनकम में आपका स्पाउस, पति या पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे यदि 18 साल से उनकी एज कम है और वो इनकम करते हैं किसी भी सोर्स से, आपके सिबलिंग भाई बहन जो 18 साल से छोटे हैं और उनका कोई इनकम ऑफ सोर्सेज है, तो इन सभी इनकम्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। इवन आपके पास कोई अदर स्टेट में लैंड है या एग्रीकल्चर से आपको कोई इनकम प्राप्त हो रही है, आपकी कोई भी सर्विसेज हैं, बिजनेस है, जो भी हैं, ओवरऑल उन सब की इनकम को जोड़ा जाएगा, पूरी फैमिली की इनकम को, और आपको उसको 8 लाख से यदि नीचे है वैसे टोटल इनकम, तो आपको EWS का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। फैमिली इनकम देखी जाती है, ना कि इंडिविजुअल इनकम, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दिल्ली के अंदर ये मजिस्ट्रेट SDM के द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं और इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है, उसी के आधार पर इसको अप्लाई किया जाता है। और ये सर्टिफिकेट केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा EWS का सर्टिफिकेट सभी अभ्यर्थियों को अपने स्टेट्स के द्वारा बनवाया जाता है और यह सेंट्रल लेवल पर अप्लाई किया जाता है और स्टेट लेवल दोनों पर EWS कैटेगरी को अप्लाई किया जाता है। एक ही सर्टिफिकेट आपका बनाया जाएगा जो दोनों जगह एलिजिबल होगा। EWS कैटेगरी के अंदर सभी अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखेंगे, EWS कैटेगरी के अंदर आपको केवल और केवल 10% सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी कि जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर कोई छूट नहीं दी जाती है, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, केवल और केवल 10% सीट्स आपके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। आप यदि जर्नल क्राइटेरिया के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं और आपकी एज जनरल कैंडिडेट के इक्विवेलेंट है तो आपको EWS कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए
उसके अलावा कोई अन्य किसी प्रकार की छूट नहीं है। एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, उसके बाद आप एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। साथियों, दिल्ली के अंदर खास तौर से इस बात का ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लाइए, आप वैलिड हैं। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो किसी भी अदर स्टेट का दिल्ली के अलावा आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ ले। बहुत सारे अभ्यर्थी, अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि वे बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से अपने स्टेट के अंदर, ना कि दिल्ली के अंदर। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में यदि आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप बेशक ओबीसी कैटेगरी अपने राज्य में अप्लाई कीजिए, मगर खास तौर से ध्यान रखिए, जब आप दिल्ली के अंदर DSSB बोर्ड के द्वारा निकाली गई भर्तियों के लिए आवेदन दे रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में आपको एज ए जनरल कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। सारे क्राइटेरिया आपको एज ए जनरल कैंडिडेट के ही फॉलो करने होंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही अभ्यर्थी जो 93 सितंबर 93 से दिल्ली के अंदर रह रहे हों और उनके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्स हो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, तो ही आप ओबीसी के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप दिल्ली के ओबीसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। कोई सिटीजन है दिल्ली का मगर उसके पास कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है 93 से पहले का, तो उसको ओबीसी कैटेगरी के अंदर उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अच्छे से समझ लेते हैं एक बार फिर से कि आप सबसे पहले 93 सितंबर 93 से दिल्ली में रह रहे हों, उसका कोई भी एक आपके पास सरकारी दस्तावेज हो, कोई भी दस्तावेज हो सकता है, राशन कार्ड, टेलीफोन, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी आप चाहें, मगर पासपोर्ट, घर के कागज, एक ऐसा दस्तावेज गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो जो ये प्रूफ कर दे कि आप 93 से दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा और दिल्ली के मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो एसडीएम है हमारे, उनके द्वारा जब आप इसको अप्लाई कर देंगे, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है और वही सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए एलिजिबल रहता है। यानी कि आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, दिल्ली के अंदर केवल और केवल दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया ओबीसी सर्टिफिकेट ही वैलिड है। किसी और स्टेट का आप ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पर आएंगे तो वह वैलिड नहीं होगा। अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर केवल और केवल जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आप अगर ये गलती कर देंगे कि आप फॉर्म भर देते हैं अदर स्टेट के ओबीसी के बिहाफ पर, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। जब आप वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरेंगे तो उसके अंदर आपका ओबीसी इनवैलिड कर दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर केवल और केवल दिल्ली का ओबीसी ही वैलिड है। और ओबीसी भी उसी का वैलिड है जो कैंडिडेट 93 से पहले से दिल्ली में रह रहा हो, उसके फादर या ग्रैंडफादर यानी कि उसके पिताजी या दादाजी से, उसकी फैमिली से कोई पहले से दिल्ली में रह रहा हो, उसके दस्तावेज हों उसके पास, तो वह दिल्ली के ओबीसी से अप्लाई कर सकता है। दिल्ली के अंदर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 27% रिजर्वेशन कोटा रखा गया है। आपके लिए किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दिल्ली के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट ही वैलिड है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट को मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। तो दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, वो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि इस कैटेगरी में, यानी कि दिल्ली के अंदर जो 27% सीट्स हैं, वो केवल और केवल दिल्ली के ही सिटीजन्स के लिए हैं। इसमें कोई अदर स्टेट का सिटीजन अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट दिल्ली के लिए, ये एक तोहफा है दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए DSSB का, कि यहाँ 27% सीट्स दिल्ली के सिटीजन्स के लिए रिजर्व हैं। दूसरा तोहफा क्या है इसके अंदर, कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर 5% की छूट दी जाती है। आपको एक सेक्शन में पास होने के लिए 40% कम से कम जनरल कैंडिडेट के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखा गया है 35।
तो यहाँ पर 5% क्वालिफाइंग स्कीम आपको मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट ओबीसी का मिलेगा आपको आपकी एज रिलैक्सेशन में। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की मैक्सिमम एज लिमिट में छूट दी जाएगी। यदि आप किसी वैकेंसी के लिए 32 साल तक अप्लाई करते हैं जनरल कैंडिडेट के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको 3 साल और दिए जाएंगे कि आप 35 साल तक उसी सीट के लिए दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं यदि आप दिल्ली के ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो देख लीजिए, दिल्ली ओबीसी के लिए तो दिल्ली के DSSB में एक सुनहरा अवसर है और आप लकी हैं यदि आप दिल्ली के ओबीसी से दिल्ली की ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं हम एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। देखिए, एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 15% टोटल वैकेंसीज का यहाँ पर रिजर्व रखा गया है और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी टोटल 7.5% 7.5% रखा गया है। जो ये हमारा रोस्टर प्लान है उसके अंदर इतनी सीट्स इनके लिए रिजर्व रखी जाती हैं। अब इनके लिए ऑल ओवर इंडिया का सर्टिफिकेट, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यदि आप उस स्टेट के एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए दिल्ली में भी कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि अभी हमने ओबीसी कैटेगरी के लिए समझा था, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के सर्टिफिकेट वैलिड है। आपके पास बस एक इस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया कास्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, सिर्फ और सिर्फ। तो वो सर्टिफिकेट दिल्ली में भी आपका वैलिड रहेगा। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ओबीसी से भी ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है एज लिमिट में और क्वालिफाइंग मार्क्स में। एससी एसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर 10% की छूट दी गई है। यदि आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 100 नंबर का पेपर है जिसके लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 40 नंबर लाने जरूरी हैं क्वालिफाइंग के लिए और ओबीसी के लिए 35, और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर केवल और केवल 30 नंबर यानी कि 30 नंबर की ही रिक्वायरमेंट है और उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि 30 उसके नंबर हैं तो वह क्वालिफाई माना जाएगा। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की आपकी जो भी जनरल आपकी एज है, जैसे किसी कैंडिडेट को 30 इयर्स तक पीआरटी में उसको एलिजिबल है वो फॉर्म भरने के लिए। टीजीटी के लिए आयु सीमा जो करंट में है वो 32 है और पीजीटी के लिए 36 है। तो ये मैक्सिमम एज लिमिट मैंने आपको बताई है। उसके बाद इसमें आप 5-5 साल और ऐड कर लीजिए यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए भी DSSB ने अराउंड 4% का अपना एक रिजर्वेशन कोटा रखा है और इसके अंदर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप एक हैंडीकैप सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं यदि आपकी डिसेबिलिटी 40% या 40% से ज़्यादा है तो ही आपको फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आपकी डिसेबिलिटी 40% से लेस देन है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस कैटेगरी में आपको यदि कोई बेनिफिट चाहिए तो आपके पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मोर देन 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तो ही आपको यहाँ पर कोई बेनिफिट मिल सकता है। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर 10 इयर्स का बेनिफिट मिलता है। देखिए, यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अंदर आते हैं तो आपको एससी और एसटी वाला ही क्राइटेरिया यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। जैसे कि उनको 10% की क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट मिलती है तो आपको भी यहाँ पर 10% की क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट मिलेगी। चलिए, यदि एक कैंडिडेट है और उसको 2 कैटेगरी के अंदर वो बिलोंग कर रहा है तो क्या उसको 2 बेनिफिट मिलेंगे? तो ऐसा कतई नहीं है। देखिए, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने ओबीसी कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट ले लिया, जैसे कि आपकी एज क्रॉस कर गई 32 से अबव, आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और टीजीटी की जनरल एज है 32 और आपकी एज हो चुकी है 34 या 33, जो क्रॉस कर दिया है जनरल कैंडिडेट
आपने जनरल क्राइटेरिया क्रॉस कर दिया है और अब आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, 3 साल आपको ज़्यादा मिलते हैं। आपने अगर जनरल कैटेगरी के बाद अप्लाई किया ओबीसी कैटेगरी में, उसका बेनिफिट ले लिया, तो अब आप कितने भी ज़्यादा नंबर ले आइए, 200 में से 200 भी ले आइए या 100 में से 100 भी ले आइए, आप रहेंगे ओबीसी सीट पर ही। आपको जनरल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने एक बेनिफिट ले लिया है, आपको दूसरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह से यदि कोई कैंडिडेट एससी या एसटी में बिलोंग करता है और उसने जनरल एज लिमिट क्रॉस कर दी है, उसने एससी या एसटी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, तो अब यहाँ पर उस कैंडिडेट को अपनी ही कैटेगरी के अंदर रहना पड़ेगा। वो जनरल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व सीट्स में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एक कैंडिडेट को एक कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, चाहे वो शुरू में ले ले या लास्ट में ले। आपको दो दो कैटेगरीज का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली भविष्य में सभी अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।